हाय एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर क्या होता है। तो अब वीडियो सीरीज हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि आईपीओ क्या होता है। ठीक, आईपीओ फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसे मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि जब कोई कंपनी होती है, जब आप शुरू करते हो तो आप 100% ओनर होते हो। बट उसके बाद क्या होता है, वक्त के साथ साथ किसी कंपनी के अंदर मल्टीपल ओनर्स होते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों के पास, किसी के पास 1% स्टेक, किसी के पास 2% स्टेक, किसी के पास 10% स्टेक। तो ऐसे मल्टीपल शेयर होल्डर्स होते हैं। ठीक है, मतलब आप एक कंपनी अकेले तो चला नहीं सकते, आपको बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, इसलिए मल्टीपल शेयर होल्डर्स होते हैं। तो मान लो ये कंपनी ऐसे चली 10 साल तक। ठीक है, 2024 में आपने इस कंपनी को स्टार्ट किया और 10 साल आपने ये कंपनी चलाई। ठीक है, 2034 आ गया। अभी क्या होगा कि ये जो कंपनी है, मान लो इस पर्सन को जिसका 10% स्टेक है, उसे अपनी शेयर्स को बेचना है किसी और को, तो उसे खोजना पड़ेगा किसी और को कि यार मैं बेचना चाहता हूँ, कोई खरीदने वाला है क्या। तो उसे खोजना पड़ेगा अपने आसपास में या कहीं पे भी। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। और अभी इसमें क्या है कि लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, लाइक 10 15 20, बहुत कम है। तो एक प्रोसीजर होता है जिसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अभी इसमें क्या है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं है। मतलब जो लोग भी इसके अंदर अभी इन्वेस्टेड हैं, काइंड ऑफ बड़े लोग हैं। ठीक है, जो लोग कंपनी को, या तो जो लोग शुरू से साथ में थे या कोई एक्सपर्ट थे या कुछ किसी फील्ड में थे, वो लोग इस कंपनी को चला रहे थे। अभी जो आम आदमी या जो लोग उसके शेयर होल्डर थे, काइंड ऑफ उसके अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व थे, मतलब उस कंपनी को चलाने में। अभी तो कोई पैसिव इन्वेस्टर नहीं है। पैसिव इन्वेस्टर जिसने बस शेयर खरीद लिए और उसको कंपनी के बिजनेस से मतलब नहीं है, मतलब कंपनी कैसे बिजनेस चला रही, मीटिंग में क्या होता है, क्या आगे की प्लानिंग है, उसमें डिस्कशन नहीं हो रहा है। तो अभी कंपनी है, लेट से ये चाहती है कि इसको मैं लिस्ट करा दूँ स्टॉक एक्सचेंज पे। मतलब कि अगर कोई पर्सन को अपने शेयर बेचने हैं तो उसे खोजना ना पड़े, वो सीधा एक्सचेंज के पास जाए, अपना ऑर्डर प्लेस करे और खरीदने वाला की खरीद लें। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई कंपनी है, तो ये जो प्रोसीजर होता है ना, अभी तक जो कंपनी थी, वो कंपनी आपस में लोग ट्रेडिंग करते थे या कुछ लिमिटेड लोग थे। अब ये कंपनी चाहती है कि एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाए, यानी कि अब इसके शेयर को कोई भी खरीद सकता है। तो ये कंपनी क्या करती है, ये एक्सचेंज के पास में जाती है, उन्हें बोलती है कि यार हम अपनी कंपनी का आईपीओ लॉन्च करना चाहते हैं। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब फर्स्ट टाइम कोई भी इन्वेस्टर, जैसे मेरे जैसा इन्वेस्टर या आपके जैसा इन्वेस्टर, वो इस कंपनी के शेयर को खरीद सकता है। ठीक है, पहली बार। तो ये कंपनी कुछ लेट से इशू करती है कि हम अपने कंपनी का एक शेयर लेट से 200 रुपये पे, ठीक है, बेच बेच रहे हैं। और टोटल क्वांटिटी लेट से 1 करोड़ शेयर्स। ठीक है, 1 करोड़ क्वांटिटी ऑफ शेयर्स हम बेचना चाह रहे हैं 200 रुपये की प्राइस पे। तो जो जो खरीदना चाहता है, वो इंटरेस्टेड है, वो आप पैसे इसमें लगा सकते हो। तो बहुत सारे लोग, ठीक है, कई सारे लोग इस आईपीओ के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि जितनी कंपनी की जरूरत होती है, उससे ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो उसमें एक लक का चांस होता है, लॉटरी सिस्टम होता है, जिसमें कुछ लोगों को आईपीओ मिलते हैं, कुछ को नहीं मिलते हैं। यानी कि बेसिकली आपको शेयर्स मिलते हैं। ये जो प्रोसीजर होता है, इसमें क्या होता है, आपके अकाउंट से पैसे निकलते हैं और वो कंपनी के पास जाते हैं। कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे, जो पहले से जो शेयर होल्डर्स थे, उनके पास चले जाते हैं। तो इसमें आप बोल सकते हो कि इसमें कंपनी को डायरेक्ट पैसा मिला। मतलब कि आपने अपने शेयर्स को बेचा और आपने शेयर्स को बाई किया, तो वो पैसे कंपनी के पास गए हैं। ठीक है, अब कंपनी उन पैसों से हो सकता है कि अपना पर्सनल, मतलब जो उसका शेयर होल्डर था एग्जिस्टिंग, वो अपना पर्सनल यूज भी कर सकता है, या कंपनी एक्सपेंशन के लिए भी कुछ कर सकता है। हो सकता है कंपनी को कुछ कर्जा हो तो उस कर्जे को चुकाना हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कंपनी पब्लिक जाती क्यों है, ठीक है, मतलब वो शेयर्स को पब्लिक में क्यों लाते हैं कि पब्लिक भी उसके शेयर्स खरीद सके। क्योंकि मैं था, कंपनी जैसे लेट से एक्सपेंशन करना हो, कंपनी 10 करोड़ का प्रॉफिट करती थी, अब उसे आगे चले कुछ एक्सपेंशन करना, कुछ नई फैक्ट्रियाँ लगानी है, और फैक्ट्री लगानी कॉस्ट लेट से 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए है। और वो 10 करोड़ का प्रॉफिट करती है, उसको 200 करोड़ कमाने में 20 साल लग सकते हैं। और 20 साल का टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे निकल जाएगा। तो आपको काफ़ी सारा पैसा चाहिए होता है। तो आप क्या करते हो, अपने शेयर्स को बेचते हो और पब्लिक से पैसा उठाते हो। या हो सकता है कंपनी को के पास बहुत सारा कर्जा हो, कंपनी को कर्जा चुकाना हो। तो कई सारे रीजन हो सकते हैं। और कंपनी की रेपुटेशन भी बिल्ड होती है। कंपनी एक बार जब पब्लिक में आती है, उसकी रेपुटेशन बिल्ड होती है, उसको लोन लेने में आसानी हो जाती है। जैसे कोई कंपनी अगर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है ना, तो वो अगर बैंक के पास जाए लोन लेने के लिए, तो उसको लोन ईजिली मिलता है। तो जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो आईपीओ आता है, इसे कंपनी को लोन लेने में भी आसानी होती है, इसलिए कोई कंपनी आईपीओ लाती है।
ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ना पहली बार कि हम हमारे जैसे आम पब्लिक ने किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदा, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट जो पहली बार हुआ, पहली बार आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे तो कंपनी को डायरेक्टली पैसा मिला, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ये प्राइमरी मार्केट होता है। इसके बाद क्या, ठीक है, अब क्या हुआ कि जैसे लेट से कंपनी के टोटल 100 शेयर्स थे, अगर टोटल 100 शेयर्स थे अगर, ठीक है, और कंपनी के 100 शेयर्स थे टोटल, तो ऐसा नहीं कंपनी एक ही बार में सारे शेयर बेच देती है, ठीक है, कंपनी जो है सारे शेयर्स नहीं बेचती है। मान लो कंपनी के 100 शेयर्स थे तो कंपनी ने सिर्फ 30 शेयर बेचे, ठीक है, और 70 शेयर अभी भी कंपनी के पास में है। अब ये जो 30 शेयर है, तो मान लीजिए एक पर्सन इसके पास 2 शेयर है, एक पर्सन मतलब ये वही लोग हैं जिन्होंने शेयर्स को खरीदा था आईपीओ के दौरान, किसी का 5 शेयर है, किसी के पास 3 शेयर है, ऐसे सो ऑन। अब क्या होता है कि मान लीजिए एक बार जब आईपीओ हो गया, उसके बाद जो ट्रेडिंग होती है वो किन के बीच में होती है, वो इन लोगों के बीच में होती है, ठीक है, कि इसने शेयर बेचा तो इसने खरीद लिया, इसने खरीदा इसने बेच दिया, तो ये आपस में ट्रेडिंग चलती रहती है। ये जो होता है ये सेकेंडरी मार्केट होता है, ठीक है। अभी जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उसमें कंपनी को कुछ भी नहीं मिल रहा है, मतलब कि अगर इसने अपने 2 शेयर बेच दिए और इसने खरीद लिया अगर, ठीक है, तो इसके पास 0 शेयर हो जाएंगे और इसके पास 5 शेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप बोले फिर कंपनी को क्या फ़ायदा, मतलब क्या कंपनी को सिर्फ पहली बार के लिए ही फ़ायदा होता है? हाँ, डायरेक्ट कंपनी को फ़ायदा पहली बार के लिए ही होता है। तो आप बोले कंपनी फिर आईपीओ लाई क्यों? क्योंकि अब इसके बाद ये लोग आपस में ट्रेडिंग कर रहे हैं और इन्हें क्या फ़ायदा कि अगर इसके पास कोई शेयर है 100 रुपये का, इसने 200 रुपये 102 रुपये में बेचा तो चलो 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ, पर जिसने 102 रुपये पे खरीदा उसे भी आगे किसी और को बेचना पड़ेगा हाई प्राइस पे। तो आखिर लोग खरीदेंगे क्यों? ठीक है, क्योंकि कंपनी इंडिपेंडेंट हो गई है। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है, देखिए क्या है ना, कंपनी में अभी भी 70 शेयर हैं। तो मैंने आपको बताया कंपनी की वैल्यू निकालते कैसे हैं कि कंपनी के पास लेट से अगर टोटल शेयर है, ठीक है, 100 शेयर है, ठीक है, तो अगर कंपनी की एक शेयर का प्राइस लेट से 200 रुपये थे, 200 रुपये थे, और टोटल शेयर कितने थे, 100 शेयर थे, तो 200 × 100, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी टोटल कंपनी की? ये होगी कितना, 20,000, ठीक है। तो कंपनी की वैल्यू क्या है, 20,000 होगी। अब मान लीजिए शेयर्स अगर बढ़े, इसके शेयर की प्राइस जो है वो बढ़ जाए, अगर ये 200 रुपये से 300 रुपये हो जाए, तो अब इस कंपनी की वैल्यू क्या होगी, 30,000 हो जाएगी, क्योंकि हर शेयर का प्राइस बढ़ेगा। मतलब अगर एक शेयर 300 रुपये का तो उसके सारे शेयर 300 रुपये का होंगे, तो कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है। तो अभी क्या है, जो कंपनी है, जैसे ना कि कंपनी ने सारे शेयर्स नहीं बेचे थे, कंपनी में अभी 70% शेयर है उसके पास, तो जो कंपनी का पहले स्टार्टिंग में इसका 70% ओन करती थी, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 14,000, ठीक है, और कंपनी अभी भी 70% होल्ड करती है, बट अब वैल्यू बढ़ गई है, तो अब 30,000 का 70% यानी 21,000। तो जो कंपनी की वैल्यू है ना, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे, जो लोग कंपनी को पहले से जिनके पास शेयर थे, उन्होंने अपने सारे नहीं बेचे थे, 30% ही बेचा था, तो उन्हें भी प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर वो चाहें तो दोबारा आकर के अपने शेयर्स बेच सकते हैं स्टॉक मार्केट में। जब पहली बार बेचे थे तो उन्होंने डायरेक्ट पैसा लिया था, अब जो सेकेंड टाइम बेचेंगे ना तो वो भी एज अ पब्लिक की तरह ही बेचेंगे, ठीक है। जैसे ये जो सिस्टम था यहाँ पे, तो जो कंपनी के एग्जिस्टिंग जो प्रोमोटर थे, जो लोग कंपनी के शेयर होल्डर्स थे जिनका 70% था, ठीक है, ये लोग वापस कुछ शेयर बेच सकते हैं पब्लिक में, अब नए प्राइस पे बेच सकते हैं, हाई प्राइस पे, ठीक है। तो इसलिए कंपनी का भी बेनिफिट है, क्योंकि कंपनी के पास भी कुछ शेयर्स अभी भी पड़े रहते हैं, तो इसलिए कंपनी भी कोशिश करती है कि वो अच्छा परफॉर्म करें, ताकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़े। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेंगे तो कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने से उसका शेयर क्यों बढ़ेगा? तो देखिए शेयर की प्राइस तो बढ़ने ही है, क्योंकि कंपनी का देखो असली जो शेयर की पावर होती है ना, वो होती है हिस्सेदारी का, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक कि हमने 100 पे खरीदा और 110 पे बेचा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि अगर मान लो कंपनी लेट से 10 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, तो और इस कंपनी का वैल्यू जो है 100 करोड़ है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मैंने ना इस कंपनी को पूरा खरीद लिया, 100 करोड़ दिया और पूरा खरीद लिया, तो कंपनी लेट से हम कांस्टेंट ग्रोथ लेते हैं कि कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, ठीक है। कंपनी जो है वो
सेम प्रॉफिट हर साल कर रही है, तो कंपनी अगले साल भी 10 करोड़ कमाएगी, उसके अगले साल भी 10 करोड़ कमाएगी। तो मैंने 100 करोड़ में कंपनी खरीदा है, यानी कि 10 साल बाद मेरे 100 करोड़ वापस आ जाएंगे, क्योंकि मैं अकेला लेट से मालिक हूँ इसका, मैंने पूरी खरीद लिया है। तो जितना भी प्रॉफिट होगा मेरे पास आएगा। तो लेट से 2024 में मैंने खरीदा और 2034 तक 10 साल में मैंने अपने जो 100 करोड़ लगाए थे वो निकाल लिए मैंने। अब इसके बाद से 2035 से, ठीक है, और जब तक ये कंपनी चलती रहेगी मैं सोल ओनर होऊंगा इस कंपनी का और सारा प्रॉफिट मेरा होगा। तो बताइए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट था या नहीं था? ठीक है, मैंने 100 करोड़ दिए, ठीक है, लेकिन 10 साल बाद अब ये कंपनी जितना भी प्रॉफिट करेगी हमेशा मेरा होगा। ठीक है, तो शेयर की प्राइस ये होती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि शेयर की प्राइस अगर 100 रुपये तो 100 करोड़ था तो उसका वैल्यू, शेयर जो होता है क्या वैल्यू का ही पार्ट है। ठीक है, मतलब वो एक हिस्से का पार्ट है, तो इसलिए वैल्यू भी बढ़ेगी वक्त के साथ में। और कंपनी का प्रॉफिट रेट से अगले 10 साल 10 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 20 करोड़ हो जाए, ठीक है, और मैं कंपनी को जाके बोलूँ कि यार मैं तुम्हारी कंपनी 100 करोड़ में खरीदना चाहता हूँ, तो क्या ये कंपनी बेचने को तैयार होगी? वो बोलेगी यार कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक है, आप 100 करोड़ में खरीद लोगे, 5 साल बाद आपकी 100 करोड़ निकल जाएंगे, उसके बाद आप लगातार प्रॉफिट लेते रहोगे, तो हम 100 करोड़ में नहीं बेचेंगे। अगर मुझे बेचना ही हुआ तो मैं 200 करोड़ में बेचूंगा या 300 करोड़ में बेचूंगा। तो कंपनी की वैल्यू क्या है, बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि इस कंपनी की डिमांड क्रिएट होगी, ज़्यादातर लोग इसको बाई करना चाहेंगे, क्योंकि कंपनी प्रॉफिटेबल ज़्यादा है ना। तो अगर प्रॉफिट ज़्यादा है इसके तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, और वैल्यू बढ़ेगी तो उसके शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा। इसलिए कंपनी का भी उद्देश्य होता है कि वो अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सके, ताकि उसके जो शेयर के प्राइस हैं, क्योंकि उनके पास भी शेयर्स हैं, तो भी चाहती है कि शेयर की प्राइस बढ़ते रहे। इसलिए शेयर की प्राइस बढ़ने में सबका फायदा है। ठीक है, चाहे वो कंपनी हो, ठीक है, या उस कंपनी को लोन देने वाला बैंक हो, या एक आम इन्वेस्टर हो, सभी को शेयर के प्राइस के ऊपर जाने से बेनिफिट होता है। ठीक है, तो ये रहा आईपीओ के बारे में, कि ये इनिशियल ऑफरिंग होती है जब पहली बार कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे कंपनी को कौन से शेयर्स को खरीदे जाते हैं, किन शेयर्स को नहीं खरीदना होता है, हम कंपनी खरीदते टाइम क्या क्या चीज़ें हमें देखनी चाहिए, हम इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो, और थोड़ा चैनल का नाम कठिन है तो आप चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो ना, नेक्स्ट टाइम आपको याद नहीं आएगा कि आपने किस चैनल पे वीडियो देखा था। ठीक है, थैंक यू।